नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 में। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस विशेष बुलेटिन के साथ हम हाजिर हैं। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। देश भर में 43 स्थानों पर हो रहा है रोजगार मेले का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के मंत्रियों की बैठक करेंगे अध्यक्षता। बैठक में राज्यों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहने पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में होंगे शामिल। कार्यक्रम में किसानों के खाते में 6,423 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से की जाएगी ट्रांसफर। महाकुंभ में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का होगा भूमि पूजन और लोकार्पण। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। चक्रवात के 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की है संभावना। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले में कीवी शहर में मंजिला इमारत हुई क्षतिग्रस्त। हमले में कई लोग हुए घायल। राजधानी कीव पर भी हुआ हवाई हमला। वायु रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइल किए नष्ट। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से शुरुआत। पहले दौर में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पेश करेंगे भारतीय चुनौती। ओडिशा में चल रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा भारत। वैनुआटू को 1-0 से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर बनाई जगह। गुरुवार को फाइनल में लेबनान से होगी भिड़ंत। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। जी हां, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इन भर्ती हुए नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 43 स्थानों पर होगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी नियुक्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेले से आगे के रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए किस तरह से सार्थक अवसर प्रदान हो, उसकी उम्मीद है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिन भर चलने वाली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लेंगे। पूर्वी और मध्य अरब सागर में अति तीव्र चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बीच ये बैठक हो रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में गृह मंत्री सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहने को कहेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियों को देखते हुए बैठक में इन चुनौतियों के अगले चरण से निपटने की तैयारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि ये बैठक आपदा प्रबंधन के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समग्र दृष्टिकोण है उसका एक भाग है, जिसके अंतर्गत इसे राहत केंद्रित पहले से आपदा की चेतावनी देने, उसको लेकर सक्रियता कैसे बढ़ती जाए, उससे सक्रियता बढ़ाने और पहले से तैयारी पर आधारित बनाना है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आपदा प्रबंधन को लेकर केवल राहत केंद्रित दृष्टिकोण रहा है, जिसमें जान माल के नुकसान को कम करने पर विचार नहीं किया गया।
लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला है तब से इस दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य की शिवराज सरकार आज एक बड़ी राहत देने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण इस एक क्लिक से किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों को बड़ी राहत देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 2-3 प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे कल होंगे। राजगढ़ में अभी ये मोहनपुरा डैम के पास की लोकेशन है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा जो ब्याज माफ़ी का है, कृषकों की ब्याज माफ़ी का, वो कार्यक्रम रहेगा। करीब 2100 करोड़ का जो ब्याज है कृषकों का पूरे प्रदेश का, वो माफ़ किया जा रहा है। मोहनपुरा कुंडालिया, यहाँ पे 2 डैम बने हैं जिससे प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली के तहत सिंचाई चालू हुई है, उसका लोकार्पण रहेगा। इसके अलावा गोरखपुरा परियोजना जल जीवन मिशन की है, जिसके तहत 156 गाँव में पानी सप्लाई चालू किया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण रहेगा। करीब 1850 के आसपास भू अधिकार पत्र या पट्टे, जो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लाडली बहना सम्मेलन भी रहेगा। राजगढ़ में होने वाले इस किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। इसमें मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का लोकार्पण, जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना के तहत 156 ग्रामों में जल प्रदाय योजना का शुभारंभ के साथ ही जिले के 40 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभार्थियों को अधिकार पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ ही 9 जिलों, जिनमें राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा के किसान समेत करीब 1.25 लाख हितग्राही शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है, लिहाजा बात जब भी किसानों की आती है तो राजनीतिक बयानबाजी होना भी लाजमी है। इस मुद्दे पर भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये ब्याज कांग्रेस सरकार की वजह से किसानों पर चढ़ा था, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसने किसानों की कर्ज माफी की है। लेकिन एक बात सच है कि लंबे समय से किसानों के सर पर ब्याज की ये गठरी भार बनी हुई थी, जिसे उतारने की बात भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में मंगलवार को करने जा रही है। कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, राजगढ़। बात कर लेते हैं बिपरजॉय तूफान की। तो अरब सागर में उठी चक्रवात तूफान बिपरजॉय का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया है। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके कारण पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। बिपरजॉय की 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। चक्रवात के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ तूफान आ सकता है। हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 12 टीमें तैनात की हैं। 15 टीमों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा गया है। इसकी गंभीरता को देखते हुए भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत, तलाश और बचाव कार्यों के लिए जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वायुसेना और सेना की अभियांत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। उधर पिपरजॉय की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया। जुहू बीच के पास सोमवार को ऊंची ऊंची लहरों की चपेट में आने से 5 युवक डूब गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है, जबकि 2 अभी भी लापता है और 1 की मौत हो गई है। बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। बिपरजॉय 16 जून तक राजस्थान पहुंचेगा। इस वजह से रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। राजस्थान के कई इलाकों में 16 से 17 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में संभावित चक्रवात बिपरजॉय से किसी भी प्रकार की जनहानि को रोकने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्यरत है। गुजरात राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा है कि गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित जिलों में 14 और 15 जून को भारी से अति भारी वर्षा और 125 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमानित रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि 13 जून से पहले चरण में समुद्र तट से 0 से 5 किलोमीटर और उसके बाद 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। इसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों को प्राथमिकता दी जाएगी। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात को से लगभग 300 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर और कच्छ से 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर है और 9-10 किलोमीटर पर घंटे की आवाज़ की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार सभी इक्विप्ड हैं और हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके ट्राई ये कर रहे हैं कि कम से कम जानहानि और ये सब चीज़ें हों, लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। हमारे जो ये 6-7 ज़िले हैं, इनके 0 से 5 किलोमीटर के बीच के जो आने वाले विलेजेस हैं, उनकी संख्या और 5 से 10 किलोमीटर के बीच में आने वाली जो संख्या है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। और इनमें हम जितने भी लोग हैं जो पर्टिकुलरली कच्चे हाउस में हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वृद्ध लोग हैं, इनको सबको हम इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि इवैक्यूएट होकर के शेल्टर हाउसेज में, जो हमारे शेल्टर हाउस बने हुए हैं डिसास्टर के, या फिर प्राइमरी एजुकेशन की स्कूलों में, क्योंकि उनमें छुट्टी कर दी गई है इन 3-4 दिनों के लिए, और या फिर किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में एकोमोडेट कर सकें जिससे वो सेफ और साउंड रहें। इसके अतिरिक्त फिशरमैन को सूचना दी जा चुकी है। और केरल में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। 8 जून को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। उसके बाद से ही राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीती रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केरल के उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज आलपुझा, एर्नाकुलम, थिस्सूर, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 24 घंटों में करीब 64 mm से लेकर 115 mm बारिश की संभावना जताई गई है। 15 जून तक केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तट के नजदीक 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवाओं के चलने की संभावना है। इसके चलते मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए DT न्यूज़। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्।
अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। बैठक में भाग ले रहे G20 देशों के प्रतिनिधि और सदस्य समूह आज सारनाथ घूमने जाएंगे। इससे पहले कल G20 देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दृढ़ता से पुष्टि की है। इसमें किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। वाराणसी में विकास मंत्रियों की बैठक के दौरान SDG और जलवायु मुद्दों पर कल दिन भर की बैठक और 2 सत्रों के बाद सभी देशों ने सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडे के केंद्र में रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा ट्विटर को धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह से झूठ बताया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डोर्सी के कार्यालय में ट्विटर लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना तो कोई जेल गया और ना ही कहीं कोई छापा पड़ा। Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those two years, and it started complying only in June 2022. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। JP नड्डा आज अपने गृह जिले बिलासपुर में मौजूद रहेंगे, जहां वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उनके साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। सोमवार को JP नड्डा ने हिमाचल में कई क्षेत्रों का दौरा किया था और साथ ही जनसभाओं को भी संबोधित किया था। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के 48वें इंडिया आइडिया समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अगले सप्ताह होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में चर्चा हुई। इस दौरान अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के निमंत्रण पर होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा में बस 1 सप्ताह का समय बचा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर दोनों तरफ शानदार उत्साह देखने को मिल रहा है। We are a week away from the historic state visit of Prime Minister Modi to the United States at the invitation of President Biden. There is great excitement on both sides, as you can see. My Prime Minister is only the 3rd Indian leader in our independent history to be accorded the honor of state visit by the US President. He also will become the only Indian leader to address the US Congress twice. कार्यक्रम में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा 21वीं सदी को परिभाषित करने वाले हम दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करेगी। We believe will be a historic state visit by Prime Minister Modi. One that will further solidify what President Biden has called the defining relationship of the 21st century. विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि पिछले साल भारत अमेरिका व्यापार बढ़कर रिकॉर्ड $191 अरब पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय कंपनियों के निवेश से 4,25,000 रोजगार पैदा हुए हैं।
Last year, as you all know, trade between our nations reached a record $191 billion, making the United States the largest trading partner for India. American companies have now invested at least $54 billion in India, from manufacturing to telecommunications. In the United States, Indian companies have invested over $40 billion in IT and pharmaceuticals and more, supporting 425,000 jobs from California to Georgia. यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए एडीटी न्यूज। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच GE 414 इंजन सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देश यूक्रेन रूस संघर्ष पर अपनी स्थिति पर चर्चा करेंगे। सुलिवान अपने समकक्ष अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे और साथ साथ उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। अमेरिकी NSA से मुलाकात के दौरान सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच काफी अहम बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जैक सुलिवान का भारत का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। म्यांमार के वाणिज्य मंत्री यू आंग नाइंग वू ने उम्मीद जताई है कि भारत और म्यांमार के बीच रुपए और क्यात में व्यापार की व्यवस्था इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2 गुना हो जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण म्यांमार के पास समुचित मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं है ताकि वो अपने व्यापारिक भागीदारों से सामग्रियों का आयात कर सके। कोलकाता में EPC इंडिया के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2021 से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण दूसरे देशों के साथ डॉलर में भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। विशेष व्यवस्था के अंतर्गत म्यांमार भारत के लिए अपने सभी निर्यात के बदले रुपए में भुगतान स्वीकार करेगा और फिर रुपए का इस्तेमाल आयात के लिए करेगा। और भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल का संयुक्त सैन्य अभ्यास एगोवेरिन कल उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। आगामी 24 जून तक चलने वाला ये सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के काउंटर इमरजेंसी, आतंकवाद, इंसर्जेंसी और विरोधी ऑपरेशन में इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में को अंजाम देना है। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान होगा। इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिए मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एगोवेरिन दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। पापा क्या आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को 0 इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा।
और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 चाइना मेड हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। इससे पहले भी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग्स की कीमत 2.8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने यहां पर साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के जीदी मेटला, शमशाबाद और चंदन नगर पुलिस थाने की सीमा के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण है ये कदम, क्योंकि नौकरियों का जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, मिशन मोड में उस कार्य को अंजाम देते हुए और लगातार नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री प्रदान कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक और कदम ये भी है। देखिए, बहुत बड़ा दिन और खासतौर से उन 70,000 युवाओं को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए, उनके हाथों से उन परिवारों का भी सपना पूरा होने वाला। 70,000 परिवारों का एक बड़ा सपना होता है, खासतौर से अगर मिडिल क्लास की बात करें, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, सरकारी नौकरियों में जाना। और देखिए शैला, ये 6ठी किस्त है सरकारी नौकरियों की। बीते अक्टूबर में शुरू हुआ था रोजगार मेला और आज की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो 4.25 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और बीते 7 दशकों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी कम अवधि में 6-7-8 महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन बीते 9 वर्षों में देश में हर सेक्टर में नजर आ रहा है, तो उसका एक प्रतीक है। प्रतीक इस बात का भी है कि किस कदर तेजी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। तो इस बात का भी ये उदाहरण है कि देश में किस तरह से रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है। और जो 10 लाख नौकरियों को इस साल के अंत तक देने का टारगेट है, उस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया है। अब देखिए, रोजगार का एक क्षेत्र एक वक्त ये भी था जब सरकारी नौकरियों में अप्लाई करने से लेकर नियुक्ति तक 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लगता था। कई बार अगर एग्जाम ही देर हुए, अगर एग्जाम भी टाइम से हो गया तो रिजल्ट आते आते तक देर हो जाती थी। रिजल्ट आ भी गया तो ज्वाइनिंग में भी वर्षों लग जाते थे। तो वो स्थिति बदल चुकी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार को हटाकर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, पारदर्शी तरीके से। अब देखिए, 4.25 लाख लोगों को नौकरियां दे दी गई, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, कोई शुबहा नहीं, क्योंकि एक व्यवस्था, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। तो
और लिहाज से भी कह सकता है कि बड़ा दिन, और युवाओं के लिए तो सब कुछ सचमुच पीएम मोदी का ये गिफ्ट ही कहा जाएगा। बिल्कुल, और रोजगार मेला जैसे कि एक अलग कॉन्सेप्ट है और अपने नाम से ही एक अपने आप में ये दर्शाता है कि ये एक पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी शुरुआत है। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहता है कि आम जन तक, जो आखिरी पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उस तक, आम जन तक जो सरकारी जो लाभ हैं वो पहुंचे, जो रोजगार के जरिए हैं वो पहुंचे। और रोजगार देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कदम उठाए हैं रोजगार मेले के जरिए, वो रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरह से पारदर्शी व्यवस्था की शुरुआत की गई है। बिल्कुल, आप देखिए ना, जो ग्रुप सी और डी का इंटरव्यू खत्म किया गया तो सीधे तौर पर उसमें जो सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार होता था उसको खत्म किया। जो गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने के लिए प्रमाण पत्रों पर किस तरह से युवाओं को दिक्कत आती थी, आज जो ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से एग्जाम हो रहा है, तो वो जो ह्यूमन इंटरफेस था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और उसकी वजह से ये जो पारदर्शी व्यवस्था वो बन पाई है। उसके अलावा हमेशा एक तरह से मॉनिटरिंग, रीइवैल्यूएशन वो किया जाता है, और जहां कहीं भी कहीं किसी तरह की सुधार की गुंजाइश है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान, मिशन मोड में काम हो रहा है, ऑनलाइन तरीके से पूरी प्रक्रिया पर भी नजर है। खुद कैबिनेट सेक्रेटरी लगातार इन तमाम चीजों को लेकर ब्रीफ करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखिए ओवरऑल जो पूरे देश में रोजगार का सिनेरियो बदला है। आप मुद्रा लोन के जरिए 23 लाख करोड़ जो रुपए दिए गए उससे 8-9 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हो, चाहे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के जरिए आज रोजगार जो मिल रहा है, जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश हो रहा है उसके जरिए जो रोजगार के अवसर मिले हैं। आज जब जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात हो, गांव की बात हो, टियर 2, टियर 3 सिटीज की बात हो, यूनिकॉर्न के जरिए रोजगार की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग हब जो आज देश बन रहा है उसके वजह से जो रोजगार के अवसर बने हैं, तो एक ओवरऑल सिनेरियो देश में आकांक्षाओं के पूरे होने का है, सपनों के पूरे होने का, रोजगार के नए अवसरों का है। निश्चित तौर पर देश के लिए एक तरह से ये अमृतकाल, एक स्वर्णिम काल जैसा बना और बिल्कुल जिस तरह से सुधाकर 400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रमों की जो शुरुआत, पाठ्यक्रम जो उपलब्ध कराए गए हैं, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है डिजिटल इंडिया बनाना, उसकी दिशा में देखिए किस तरह से जो लोग पत्र प्राप्त करेंगे वो फिर प्रशिक्षण ले सकते हैं डिजिटली, यानी कि कहीं ना कहीं मैन पावर जो उनको प्रशिक्षण देने में लगती उसकी भी बचत होगी, और साथ ही साथ और ज्यादा आसान ये तरीका। बिल्कुल, आई गॉट कर्मयोगी प्रारंभ नए युवाओं को पीएम मोदी लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं कि वो न सिर्फ अपनी स्किलिंग करे, रीस्किलिंग करे, अप स्किलिंग करे। और देखिए कर्मयोगी मॉड्यूल के जरिए अभी 5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी जुड़ चुके हैं, अपनी जो क्षमता है उसको वो निखार रहे हैं। तो एक तरह से नई सोच ट्रेनिंग देने की, एक तरह से रीस्किलिंग की वो कामयाब होती दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर आज पीएम मोदी जब संवाद करेंगे तो इस बाबत भी युवाओं से वो अपील कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरी एक चीज आप जरूर देखिए कि जो रोजगार का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जरूर सरकारी नौकरियां एक तरफ है, वो तो फॉर्मल सेक्टर है ही, लेकिन आज ईपीएफओ के आप आंकड़े देखिएगा 2014 से आज की बात कीजिए तो जो कई गुना ईपीएफओ डाटा में वृद्धि हुई है, तो वो दिखाता है कि किस तरह से निजी क्षेत्र भी ज्यादा सुरक्षित रोजगार युवाओं को मुहैया करा रहा है। दूसरी तरफ आज एंटरप्रेन्योर, चाहे गांव हो, टियर 2, टियर 3 सिटीज हो, महानगर हो, सब जगह एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। कोई गांव के विकास के लिए काम कर रहा है, तो कोई ड्रोन या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है। तो उस तरह का एक पूरा परिदृश्य देश के भीतर नजर आ रहा है। दुगनी संख्या में जब हाईवेज का निर्माण हो, रेलवेज के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, 2014 से अगर तुलना करें तो एयरपोर्ट की संख्या ही अकेले में 2 गुनी हो गई है। जो गैस सिटी बेस्ड गैस सिस्टम है, गैसों से गैस की ईंधन आपूर्ति शहरों में, उसकी व्यवस्था देखिए। आज जो मेट्रो की रफ्तार जो बढ़ी है उसको देख लीजिए। तो एक ओवरऑल सिनेरियो ये हर तरह से रोजगार के नए अवसर बना रहा है। और आज कैबिनेट नोट भी अगर कोई मंत्रालय बनाता है, कोई नए विकास के कामों को आगे बढ़ाता है, तो उसको उस कैबिनेट नोट में मंत्रालय को लिखना पड़ता है कि इस कार्यक्रम की वजह से या ये निवेश जो हो रहा है, ये जो खर्च हो रहा है, उसकी वजह से
कितनी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। तो हर चीज के मूल में आज रोजगार को प्राथमिकता दी गई है, उसकी वजह से ये एक ओवरऑल सिनेरियो बना है। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा शक्ति पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि ये युवाओं का भारत है और ये युवा जो है नए भारत की तस्वीर और तकदीर लिखने का काम करेंगे। और युवा जो शक्ति होती है वो तब और ज्यादा मजबूत होती है जब उसके हाथ में रोजगार होता है, वो आर्थिक तौर पर सशक्त होता है। और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास जो हैं वो काफी सराहनीय प्रयास कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और हमने देखा कि बीते वर्ष उन्होंने 15 अगस्त को सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास के साथ सबके प्रयास की बात की थी। और उसमें अगर आज जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विकसित भारत का वो जो सपना बुन रहे हैं, तो उसमें युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बड़ी भूमिका है। और युवाओं का अगर सामर्थ्य, उनका जोश इस मुहिम में जुड़ता है तो निश्चित तौर पर भारत की जो यात्रा है, भारत की विकास यात्रा, उसको एक बूस्ट मिलता है, उसको एक तेजी मिलती है। तो उस लिहाज से भी कहें तो निश्चित तौर पर युवाओं को जो आत्मनिर्भरता मिल रही है, युवाओं के लिए जो नए अवसर बन रहे हैं, उनके जो आकांक्षाएं पूरी हो रही, तो ये ओवरऑल जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको एक तरह से मजबूत करता है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। एक नई सोच के साथ सरकार और एक पूरा तंत्र आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तकनीक के साथ तालमेल करता हुआ पूरा तंत्र आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा दिन है भारत के रोजगार के लिहाज। जी सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार की एक नई परिभाषा भी लिखी। उन्होंने कहा लोगों से कि आप रोजगार मांगने वाले ना बने बल्कि रोजगार देने वाले बने। आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात कही और देखिए वो देखते देखते ऐसा असर लाया, ये ऐसा रंग दिखाया कि आप देखिए छोटे छोटे गांव में रहने वाले लोग किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, खुद भी सशक्त हो रहे हैं, कई अन्य लोगों को रोजगार देने के काबिल भी बन रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो घर के अंदर के दो वक्त के फाके करती थी, उनके पास खाने को नहीं था और रोने के अलावा दूसरा चारा नहीं था, लेकिन आज वो आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल कहला रही हैं। तो एक जो सोच है, जो नियत है, उसमें एक फर्क साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर गांव की बात करें तो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप एक आंदोलन बन गया और किस तरह से गांव की महिलाओं को, करोड़ों महिलाओं को वो सशक्त कर रहा है। सहकारिता को किस तरह से आंदोलन बीते 8-9 वर्षों में बनाया गया है। नया सहकारिता मंत्रालय मोदी सरकार ने ही स्थापित किया, तो किस तरह से ये रोजगार के अवसर बना रहा है। आप देखिए, अब जॉब क्रिएटर की बात हो रही है। 1 लाख से भी ज्यादा जो स्टार्टअप है, सीधे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 40 लाख से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करोड़ों लोगों को ये स्टार्टअप नौकरियां दे रहे हैं या उनके लिए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। अकेले मुद्रा स्कीम की बात कर ली जाए तो 8 से 9 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर इसमें बना है। स्वनिधि स्कीम से जो एक तरह से रेहड़ी पटरी वाले उनकी एक तरह से उनकी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ी है। आज आप बात कर लीजिए गांव के विकास के लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर है 5 लाख से भी ज्यादा, वो किस तरह से गांव के विकास को गति दे रहा है, गांव में एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहा है। आज PLI स्कीम्स की बात कर ली जाए तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। आज 110 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासतौर से PM गति शक्ति मास्टर प्लान की बात कर ली जाए तो जिस तरह से रिकॉर्ड संख्या में हाईवेज आज बन रहे हैं। आज ग्रामीण सड़कों की अकेले बात कर ली जाए तो 4 लाख किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें थी 2014 में, आज 7.25 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा ग्रामीण सड़कें थी। 74 एयरपोर्ट से 2014 से पहले, आज 150 एयरपोर्ट है। एक समय यह था कि 2014 से पहले 600 मीटर से भी कम मेट्रो रूट का निर्माण होता था। आज 6 किलोमीटर से भी ज्यादा हर महीने मेट्रो रूट का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के नए स्पोर्ट्स की बात हो, रेलवे लाइन के, और बिल्कुल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसके विकास को गति मिलती है तो कहीं ना कहीं रोजगार के बहुत सारे जरिए खुलते हैं आम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और एक तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मुहैया कराता है। इसके साथ साथ ही हम जानते हैं कि किस तरह से जो कौशल विकास, एक तरफ रोजगार के नए अवसर बनाना, तो दूसरी तरफ अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करना, उनके जो नए कौशल है उससे प्रशिक्षित करना। तीसरी तरफ आप देखिए जो
ऐसे सेक्टर जिसको कभी पहले छुआ नहीं गया था, उन सेक्टर्स को प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोलना। ड्रोन के सेक्टर को देख लीजिए, किस तरह से आज ड्रोन में दुनिया की बड़ी ताकतों में भारत शुमार हो चुका है। स्पेस सेक्टर को किस तरह से निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। तो आज देश की विकास यात्रा में निजी क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है। आज अकेले आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से रिकॉर्ड संख्या में डेवलपमेंट के काम हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य और सुधाकर, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में।